पाकिस्तान के अवाम की वेलफेयर हो सकती है। वो होगी जो पाकिस्तान के इकोनॉमिक सिचुएशन को बेहतर बना सके, और इकोनॉमिक सिचुएशन तब बेहतर बन सकती है, ये माशी सूरत हाल को तब बेहतरी की तरफ लेकर जाया जा सकता है अगर यहाँ से कर्जा खत्म किया जाए, खुद से बिजनेस जनरेट किया जाए। लेकिन क्या करिए कि 8,000 अरब हो गया कर्जा, बैरूनी कर्जा, मुल्की कर्जा हुकूमत के ऊपर 8,000 अरब नाज़रीन। और जिस तरीके से हम लोग आगे चल रहे हैं उस तरह तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में ये सिचुएशन आगे बढ़ती जाएगी। और नेशनल असेंबली के अंदर भी हम लोग देखें तो मुख्तलिफ बातें होती हुई नजर आती है। कर्जा तो खावर साहब आगे जा रहा है, आप देख रहे हैं जिस तरीके से। अब हम इस हवाले से इस हुकूमत के अंदर भी GDP टू लोन रेशो आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा हो गई, 68% हो गई। नेशनल असेंबली के लोग बैठे हुए पार्लियामेंट में क्या कर रहे हैं? क्या सवाल नहीं उठाए जाते इस हवाले से? अनिका, सवाल तो पहले दिन से उठाए जा रहे हैं, और जब से नेशनल असेंबली आई है वहाँ पे अपोजिशन के लोग, PTI के लोग हैं, पीपल्स पार्टी के लोग हैं, वो बात कर रहे हैं सारे कर्जे के इशू के ऊपर। जिस तरह पहले भी हमने एक प्रोग्राम में जिक्र किया था कि 2005 का एक आपका एक्ट है पार्लियामेंट का, जिसमें ये कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट 2005, जिसके तहत आप 60% से ज़्यादा आप GDP जो आपका जो डेट टू GDP रेशियो आप क्रॉस नहीं कर सकते। आपने जिस तरह बताया 68% पे पहुंच चुके हैं, वो वायलेशन है, वो भी बारहा उसका भी जिक्र होता है। और जिक्र जब नेशनल असेंबली के अंदर होता है तो वहाँ पे आके उनका जवाब जो गवर्नमेंट की तरफ से आता है, इसाक डार साहब कहते हैं कि जी मामला इस तरह के पहली गवर्नमेंट ने भी इस लॉ को वायलेट किया, हम भी कर रहे हैं, क्या करें, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। मामला सिर्फ ये है कि अगेन वो बात वो घूम फिर के बाद इसी चीज पे आ जाती है कि आपकी जो एग्जीक्यूटिव है, गवर्नमेंट ऑफ द डे है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है। अब पार्लियामेंट के अंदर, जमहूरियत के अंदर होता क्या है कि आपकी एक मेजोरिटी पार्टी बैठी हुई है। अब मेजोरिटी पार्टी के पास सारी पावर्स हैं, उस पे अपोजिशन कुछ शोर तो वो मचा सकते हैं, लेकिन वो कोई ऐसा कानून नहीं पास कर सकते नेशनल असेंबली के अंदर या सेनेट के अंदर या ओवरऑल पार्लियामेंट के अंदर जिससे वो गवर्नमेंट पे कोई ऐसी कदगन लगा दें कि आप ये ना करें, या इसाक डार साहब को किसी चीज का पाबंद कर दें कि वो ऐसी चीज ना करे। जिस तरह अभी आपने देखा एक नई अमेंडमेंट आ रही है, ये जो 183(4) वो जो है आजकल, जिसके तहत वो रेड पिटीशन एक्सेप्ट हुई है पनामा गेट के ऊपर, उस पर एक नई अमेंडमेंट आ रही है कि उस पर जब फैसला होगा तो उसको ही अपील किया जा सकेगा। फॉर एग्जाम्पल उसका इम्पैक्ट ये होगा कि कल कलां को अगर पनामा गेट के इशू पर वो किसी भी पार्टी, कोई प्राइम मिनिस्टर साहब या PTI वाले लोग, कोई भी जो पनामा गेट में आए हुए हैं, उनके अगेंस्ट फैसला जाएगा तो वो अपील कर सकेंगे, वो इमीडिएटली उस पर उनका इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो इस तरह के मामला में तो अपनी लेजिस्लेशन कर रहे हैं, लेकिन जो असल लेजिस्लेशन होनी चाहिए, या ये जो सारे मामला है, जिस तरह अखबार टेलीविजन प्रोग्राम से, अखबारात में हर जगह ये लिखा जा रहा है कि दिन ब दिन हम डेट ट्रैप की तरफ जा रहे हैं। पिछले दिनों एक खबर हमने जिक्र किया था कि 2020 तक $110 बिलियन तक चला जाएगा। 90 बिलियन तक जाएंगे आप, तो अगर आप डिफॉल्ट कर जाते हैं तो आप तो अपने मुल्क से जहाज नहीं उड़ सकते, आपको कोई लैंड नहीं करने देगा, आपकी LCs खुलना बंद हो जाएंगी। ये लेटर ऑफ क्रेडिट है जो बिजनेस पूरी दुनिया के साथ ट्रेड करते हैं, आप तो बंद होकर रह जाएंगे। फिर वो वही बात आ जाती है, तो फिर अगेन आप देखेंगे अमेरिका की तरफ, अगेन आप देखेंगे IMF की तरफ, अगेन आप देखेंगे वर्ल्ड बैंक की तरफ कि जी हमें बेल आउट करें। जब आप उनकी तरफ देखेंगे बेल आउट होने के लिए, वो फिर अपनी शरायत बनाएंगे, तो फिर उसमें आपकी ये वो सारी जो है ना ऑनर, आपकी डिग्निटी, आपकी सॉवरेनिटी, वो सारी कुछ मैंने नहीं रखेगी। फिर आपको कुछ ना कुछ किसी ना किसी लेवल पे देना पड़ेगा। जिस तरह पिछले दिनों याद होगा आपको कि चौधरी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मफरूजा पेश किया था। वो मफरूजा तो था, लेकिन उसकी कुछ रियल रियलिटी बेस्ड चीजें भी है। वो ये था कि जी सिक्योरिटी ब्रीच तो ऐसी होगी, फर्ज करें हमने एक मीटिंग में बैठे हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में, वहां पे हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जी मुल्क का कर्जा अब इस लेवल तक पहुंच गया है कि उस कर्जे को उतारने के लिए हमें अपने कोई न्यूक्लियर एसेट्स या न्यूक्लियर हमें जो फार्मूलाज है उनको कहीं ट्रेड ऑफ करके हमें वो कर्जा उतारना पड़ेगा। अगर वो खबर बाहर आएगी तो वो सिक्योरिटी ब्रीच होगी। ये उन्होंने मफरूजा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑन द रिकॉर्ड है, आप बिल्कुल वो देख सकती हैं, सुन सकती हैं, रिकॉर्डेड प्रेस कॉन्फ्रेंस अवेलेबल है। तो ये इस तरह के मफरूजे आप पेश कर रहे हैं। तो जब आप कर्जा आपका इस लेवल का हो जाएगा तो उसके बाद आपकी जो गर्दन है वो पूरी दुनिया के अमेरिका के हाथ में होगी, IMF के हाथ में होगी, वर्ल्ड बैंक के हाथ में होगी। वो जिस तरह नहीं होते वो क्या कहते हैं, किसी को जिनकी जान वो तोते में, या जिस तरह उसको चाहेंगे हम रोल लेंगे। तो आपको फिर जब जितने मर्जी आप जिन बढ़े हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हम बड़ी स्ट्रांग कौम हैं, हमारे बड़ा ऑनर है, तो फिर आपकी कोई नहीं सुनेगा। जी ठीक है, ये कर्जा एक नासूर बन गया गजनफर साहब, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। तो हर पाकिस्तानी मानता है और हर पाकिस्तानी एक्सपेक्ट भी कर रहा था
कि नवाज शरीफ साहब आएंगे तो ये कर्जे की बातें जो करते थे, स्विस बैंकों से पैसे वापस लाने की बातें करते थे, सड़कों पे घसीटने की बातें करते थे, वो सारी सच साबित होंगी। लेकिन ऐसी अभी तक कोई सच साबित नहीं हुई। स्विस बैंकों से भी पैसे वापस नहीं आए, उल्टा एक नया स्कैंडल वजीर आजम साहब के बच्चों के हवाले से बन गया कि जी अपने तमाम के तमाम असासे तो बाहर रखे हुए हैं, तो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट किधर से लाएंगे। गजनफर साहब, बात यह है अनिका कि आपने जो कुछ कहा उसमें बाकी चीज़ें तो ठीक हैं, जिस तरह भी हैं वो चीज़ें हो रही है। और आपने देखा कि पीपीपी और पीएमएलएन के दरमियान अगर आप देखें तो उन्होंने $49 बिलियन का कर्जा लिया। जो बात खावर ने की ना न्यूक्लियर के हिसाब से, उसके अंदर मुझे जो फिक्र है वो एक प्रैक्टिकल चीज़ देखे, एक वेस्ट की रियलिटी देखे, वेस्ट की सोच देखे। मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था, वहाँ पे एक न्यूयॉर्क टाइम्स एक आर्टिकल छपा था, बाय पाकिस्तान न्यूज फॉर $100 बिलियन, और उन्होंने कहा था कि आप $100 बिलियन पाकिस्तान को दे दें, उसका कर्जा इतना है। ये उस वक्त हुआ था जब आसिफ जरदारी जो है वो अमेरिका गए हुए थे, वो फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान के लिए जो अपने फंड जनरेट कर रहे थे, तो $15 बिलियन के जनरेट हुए थे, $85 बिलियन रह गए थे। तो वहाँ पे ये सजेशन दे चुकी है, उन्होंने कहा कंसोर्शियम बना दें, उनको कहें न्यूक्स की वो खत्म करें, उनके एक्सपेरिमेंट खत्म करें और ओवर ए पीरियड ड्राइव आप कर्जा दें। हम फास्टली वी आर गोइंग इनटू अ डेट ट्रैप। अगर आप कुछ भी नहीं करेंगी तो अभी आपको IMF के पास, आपने कहा ना प्रोग्राम खत्म हो गया, अभी दोबारा आपको जब $22 बिलियन देने पड़ेंगे ना रीपेमेंट में, जो उसका इंटरेस्ट होता है, तो यू विल गो बैक टू IMF। इसहाक डार को तो पता ही नहीं है कि कर क्या रहे हैं आप। मतलब जो पाकिस्तान के बिजनेस आपने तबाह किए हैं, यहाँ पे एक स्टेट रॉयल अपना स्टेट का बिजनेस चलता था, उसके ऊपर टैक्स इतने लगा दिए कि लोग बैठे हुए हैं। अपने मुल्क के अंदर आप बिजनेस खत्म कर रहे हैं, कर्जे आपके बढ़ते जा रहे हैं, आपकी FDIs नहीं आ रही हैं, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसकी आप फिगर्स उठा के पढ़ लें। वहाँ पे यूरोपियन यूनियन की और एक बिजनेस काउंसिल की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान ने कोई ऐसे लॉज नहीं बनाए जिसके जरिए आप बिजनेस FDIs को फरोग दे सके। तो आपके पास वो इन्वेस्ट, आप मुझे बताएं ना कि जब ये तमाम चीजें नहीं आ रही हैं और कर्जे पे कर्जा और कर्जे पे कर्जा, और ये तो छोड़िए, आपने पिछले दिनों आपकी खबर सारे टेलीविजन चैनल पे हर जगह चली थी कि आपने अपनी मोटरवे गिरवी रख दी, रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग गिरवी। जब गिरवी रखे, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, आई एम नॉट इकोनॉमिस्ट, बट व्हेन आई रीड दिस थिंग, तो ये क्या आपको श्रेय नहीं देता कि पाकिस्तान के साथ के एक तरफ आपको टेररिज्म के उससे लड़ रहे हैं, कैरी लूगर बिल के पैसे आपको नहीं मिले हैं, वो जो आपने स्पेंड कर दिया पैसा वो आपको रिटर्न नहीं हुआ है, उसके साथ से ट्रंप साहब आ गए हैं, वो जो कह रहे हैं कि जी मेरे पाकिस्तान को के लिए मैं इंडिया को चेकमेट करूंगा। ये तमाम चीजें कौन रियलाइज करता है? कौन से ऐसे थिंक टैंक बैठे हुए हैं? यहाँ पे आप सिर्फ लड़ रहे हैं इंटरनल लड़ाई, यहाँ पे आप सिर्फ लड़ रहे हैं। आप देखिए जो इश्तहार छाया हुए हैं, पिछले दिनों छाया हुए हैं, जिसके ऊपर आपने गवर्नमेंट की जो है वो परफॉर्मेंस को पता नहीं कहा, वो किसके पैसे से शाया किए, वो जीडीपी के रेशो जो बताई गई थी, अगर इंटरेस्ट लुक आफ्टर नहीं होता ना, इन तमाम चीजों पे पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्ट लुक आफ्टर नहीं होता, तो वो गरीब अवाम का नहीं, ये दे आर प्लेइंग ऑन द लाइव्स ऑफ पुअर पीपल ऑफ पाकिस्तान। अच्छा अनिका, जो वेलफेयर ओरिएंटेड नहीं है ये लोग, लोगों की जानों से और उनके मुस्तकबिल और पाकिस्तान के मुस्तकबिल जो है वो आप देखिए किस तरह होता जा रहा है। बाहर के चैलेंजेस हैं, आपका इकोनॉमिक चैलेंज बन जाएगा, तो क्विकली अपना पॉइंट दे दें, फिर मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। जी अनिका, जो आपने क्वेश्चन जो आपने क्वेश्चन में पूछ रही थी कि ये जो जब पीपल्स पार्टी थी तो ये PMLN गवर्नमेंट में आने वाले थे, वो कहते थे हम इनके पैसे ले आएंगे, स्विस बैंक से ले आएंगे। ये पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी है, ये है कि यू स्क्रैच माय बैक आई स्क्रैच योर्स। आप मेरे ख्याल जो इंटरेस्ट का ख्याल रखें मैं आपके रखूंगा। अब यही हो रहा है। आप देखें केसेस होते हैं, उसके बाद प्रोसिक्यूशन नहीं होती, डॉक्टर आसम बैठे हुए आराम के साथ अपने घर के अंदर जेल के, वो अब हॉस्पिटल में चले गए अपने में। इसी तरह ये कि आपको ये हमें और आपको ये मेरा एक आई वॉच नजर आएगा और उसके बाद पीछे सब इकट्ठे हैं, लिहाजा वो आप ये लूटे हुए पैसे लेके आए। ठीक है, एग्जैक्टली, ये कल को लेके आए, ऐसा इकोनॉमिक इश्यूज बहुत ज्यादा है, इसको समझने की जरूरत है। और स्पेशली जब इतना बढ़ा चढ़ा के जीडीपी को बताया जाता है, रेमिटेंसेस को बताया जाता है, फॉरेन रिजर्व्स को बताया जाता है, तो ये भी बताया जाए उसके पीछे कितने कर्जे हैं और कितने कर्जे देने हैं और उसके ऊपर सूद कितना देना और उसके ऊपर अवाम को कितना गिरवी रखवाया जाएगा, ये भी बता दिया जाए जरा। अभी ब्रेक की तरफ जाना है और ब्रेक के बाद एक और बात करेंगे पैसों के हवाले से, फाइनेंशियल डिसीजंस के हवाले से। क्या ब्रेक के बाद बताऊंगी मुआशी डिसीजंस के और बहुत सारे मुआशी डिसीजंस के बारे में। 18 अगस्त को एक फैसला आया था, उस फैसले में ये कहा गया था कि वजीर आजम साहब बजाते खुद डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, बल्कि काबीना से उनको मुशावरत करनी पड़ेगी। अब इसको चैलेंज किया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा कह दिया है गजनफर साहब
कि आप ये तमाम जो जितने भी हम लोगों ने फैसला किया था ये कानून को, आइन को और हिस्टोरिक लीगल बैकग्राउंड को देखकर किया गया था। ऐसे में वजीर आजम साहब को कौन से ऐसे फैसले करने हैं जिसमें उनको कुल इख्तियारात चाहिए फाइनेंशियल मैटर्स में?